सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हु इज एन अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर का हमने यहाँ पे पूरा मीनिंग समझा था। एक ब्लैंक स्लाइड पे मैंने आपको चार्ट बना कर दिया था कि अनपेड सेलर कौन। तो सबसे पहले हमने देखा सेलर कौन, फिर हमने देखा वो सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिला। अब पेमेंट नहीं मिला ये कैसे होगा, बोला देखो उसका राइट एस्टैब्लिश हो गया था पेमेंट रिसीव करने का, और फिर भी उसको पेमेंट नहीं मिला। तो सर राइट एस्टैब्लिश कैसे हो गया था? सर कैश में गुड्स को बेचा तो इमीडिएटली एस्टैब्लिश हो गया, क्रेडिट में बेचा तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, उस समय राइट एस्टैब्लिश हो गया, और पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, एंड द पर्सन हैज नॉट रिसीव द पेमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली अ द पर्सन इज अ अनपेड सेलर। और अगर आप अनपेड सेलर हो तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ राइट्स देता है। सम राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गुड्स एंड सम राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द सेलर। तो राइट अगेंस्ट द गुड्स आपके पास कब आ जाता है? जब गुड्स आपके पास में हो, और अगर गुड्स आपके पास में नहीं है, ये देखो द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज विद द सेलर, तो आपके पास यहाँ पे राइट होता है अगेंस्ट द गुड्स। और अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो आपके पास आ जाएगा राइट्स अगेंस्ट द सेलर। और अगर आप यहाँ पर देखो राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, तो वो क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो हमें ये देखना होगा गुड्स के अंदर कि क्या ओनरशिप पास ऑन हुआ है या ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ। इररेस्पेक्टिव ओनरशिप पास ऑन हुआ या नहीं हुआ, राइट टू लियन, स्टॉपेज इन ट्रांसिट, रीसेल, ये तीन राइट्स तो है ही। अगर ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ तो उसके पास एक और राइट आ जाता है टू विदहोल्ड द डिलीवरी। अब लियन के अंदर क्या होता है? लियन आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब गुड्स का पोजेशन आपके पास है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकते हो? जब जो बायर है वो क्या बन जाए, इंसॉल्वेंट बन जाए, और गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। और ट्रांजिट के अंदर का मतलब है जो कैरियर है वो किसका है, बायर का या सेलर का? जो कैरियर सेलर का, क्योंकि अगर बायर का कैरियर है तो इसका मतलब गुड्स आपने ऑलरेडी वहां पर डिलीवर कर दिया है। द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ऑलरेडी पास्ड ऑन। और फिर हमने देखा था रीसेल, तो लियन, लियन के बाद नेक्स्ट ड्यू कोर्स क्या रहेगा? रीसेल। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नेक्स्ट रिकोर्स क्या रहेगा? रीसेल। विदहोल्ड द डिलीवरी, नेक्स्ट रिकोर्स क्या रहेगा? रीसेल। तो ये सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखा था। फिर ये एक चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया था कि कब कौन सा कैसे रेमेडी आता है। ध्यान रखना ये चार्ट आपको केस स्टडी के अंदर काम आएगा। ठीक। फिर हमने यहाँ पर देखा था राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है सेलर्स लियन। अब सेलर्स लियन आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? बोला देखो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विदाउट ऑन द स्टेपुलेशन ऑफ द क्रेडिट, मतलब कैश बेसिस पे आपने बेचा तो इमीडिएटली आपको राइट टू लियन एक्सरसाइज हो जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट में बेचा तो जब वो टर्म क्रेडिट का एक्सपायर होता है तब, और इंसॉल्वेंट हो गया तो कभी भी, इररेस्पेक्टिव आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पर चेक किया था टर्मिनेशन ऑफ द लियन। लियन कब टर्मिनेट हो जाएगा? कि देखो जब आपने गुड्स को दे दिया है कैरियर को, और कैरियर किसका है? बायर का, या फिर विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, दैट इज इक्विवेलेंट कि आपने बायर के कैरियर को गुड्स दे दिया, तो आपका लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। या फिर जो बायर या उसका एजेंट है उसने लॉफुली गुड्स का पोजेशन ले लिया, या फिर वेवियर। देखो लियन के अंदर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि गुड्स का जो पोजेशन है वो आपके पास, या जो भी चीज है उसका पोजेशन आपके पास लॉफुली है। इफ यू डू नॉट हैव अ लॉफुल possession of the goods, then in that case, or any such thing on which you are exercising lien, then in that case you cannot exercise lien। शायद ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आगे चल के सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आप क्या पढ़ोगे? लियन, ठीक है, बाय द ऑडिटर, और फिर एक आप पढ़ोगे लियन बाय द बेली। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर दोबारा से देखने को मिलेंगे, तो आप लियन वर्ड को समझ जाओ। अब सबसे पहला तो ये है, एक तो उसने अगर वेवियर कर दिया, खुद ही वेवियर कर दिया, बोला चलो छोड़ो रहने दो मैं लियन एक्सरसाइज नहीं करता, तब टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा। और दूसरा होता है अगर गुड्स का पोजेशन उसके पास से चला गया है तो। फिर हमने यहाँ पर देखा था स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या रहेगा? गुड्स आर
still in transit and the buyer is insolvent. इस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे? The seller will have the right to stoppage in transit. ठीक है, अब goods are in transit मतलब right to disposal किसके पास है? It is still with the seller. Right to disposal is with the seller. अगर ये है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप देखो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, ये मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट क्या होता है, मतलब ये ट्रांसिट कब खत्म हो जाता है, बिकॉज टिल द टाइम द गुड्स आर इन ट्रांसिट ओनली देन यू कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। इफ द गुड्स आर नॉट इन ट्रांसिट देन आप ये राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेक्शन 51 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सेक्शन 51 और सेक्शन 52 इसके बाद वाला सेक्शन, ये दोनों को आप अगर क्लब करो तो आपके पास ये एनालिसिस आ जाता है। तो हम ये एनालिसिस को पढ़ते हैं और ये उसके बाद में हम देखेंगे तो आ जाएगा। देखो ये बता रहा है ड्यूरेशन इन ट्रांजिट, कब कब हम बोलेंगे द गुड्स आर स्टिल इन द ट्रांजिट, और ये बता रहा है हाउ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे अफेक्ट होगा, देखो बाय एक्चुअली टेकिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ये देखो बाय टेकिंग द एक्चुअल पोजेशन of the goods or by giving the notice of his claim to the carrier or to any other bailee in whose possession the goods are in। भाई या तो खुद जाके गुड्स का पोजेशन ले लो या फिर जो आपका अपना कैरियर है, जो आपका बेली है, उसको बोलो कि यार ये गुड्स का पोजेशन वापस लाकर मेरे को दे दो, तो हम बोलेंगे कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप इफेक्ट कर सके हो। आया आपको समझ में? अगर सपोज करो जो कैरियर है, ठीक है, सपोज नीता ट्रांसपोर्ट वाला कैरियर है, अब आप क्या करोगे, नीता ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में कॉल करोगे और वो ऑफिस वाला ड्राइवर को कॉल करेगा, तो आपको उतना रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा कि वो बेचारा ड्राइवर को कॉल कर सके। पता चले डिलीवर करने ही वाला है, उस समय आप कॉल करके बोल रहे हो, तो फिर वो वैलिड वहां पर नहीं माना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगा अगर गुड्स वहां पर सामने डिलीवर हो गया तो। अब आप ऐसे एग्जांपल लो, लेट्स से मुंबई से गुड्स निकला, ठीक है, मुंबई से गुड्स निकला एंड दीज गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट दिल्ली। ठीक है, मुंबई से गुड्स निकला, दीज आर टू बी डिलीवर्ड एट दिल्ली, और जो ट्रांसपोर्टर था वो किसका था, सेलर का था। अब सपोज करो गुड्स यहाँ पे पहुंचा है, लेट्स से समवेयर इन जयपुर, जयपुर के पास गुड्स पहुंच गया, अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है, तो गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। अब आप जो सेलर है, मुंबई में जो सेलर है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर को बोलता है ये गुड्स वापस से लेकर आओ। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक का खर्चा तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया था, ये रिटर्न का खर्चा कौन बियर करेगा, दिस विल बी borne बाय द सेलर। ओके, तो अगर आप राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करते हो और गुड्स को वापस मंगवाते हो तो दिस विल बी borne बाय द सेलर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलर इज इन मुंबई और दिल्ली में है बायर। द बायर इज इन दिल्ली, द सेलर इज इन मुंबई, तो ये आपका सिनेरियो रहता है। डज दिस मेक सेंस गाइस, डज दिस मेक सेंस? ओके, तो ये दूसरा पॉइंट वहां पर वही बताया हुआ है, दैट एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी हैज टू बी बोर्न बाय द सेलर। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 7, इसमें बहुत सारे अगर मगर इफ बट ये सब है। इन सबको कैसे आप देखो तो यहाँ पर एक सिंपल पॉइंट से बताया हुआ है। देखो, व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
और ये आपको टेक्निकली पूरा क्रक्स बता देगा सेक्शन नंबर 51 का, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का. सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ ऑडिबल नहीं हूं, मैं ऑडिबल नहीं हूं, अभी हूं ऑडिबल. ओके ओके, देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, व्हेन द बायर और द अदर, ये पूरा आपको ऑडिबल नहीं था, ये दोबारा से रिपीट कर दो. ओके देखो, ये जो आपका टॉपिक है ना, व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ये आपका हो जाता है क्रक्स किसका, सेक्शन नंबर 51 का. ये सेक्शन 51 का आपका पूरा क्रक्स हो जाएगा. यहाँ जो सेक्शन 51 में बताया ना, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने आपको क्या बोला था, जब तक गुड्स इन ट्रांजिट है तब तक ये आपके पास है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, टिल द टाइम द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, टिल द टाइम द गुड्स आर इन ट्रांजिट. तो ये वाला जो आपको चार्ट यहाँ पे दिया है, ये बेसिकली बता रहा है कि गुड्स कब कब ट्रांजिट में है, और बेसिकली इसको अलग तरीके से बता दिया दैट व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है. देखो ध्यान रखना, इसके ऊपर हो सकता है आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, ठीक है. वैसे आप बोलोगे सर पिछली बार तो इतना नहीं बताया, अभी क्यों बोल रहे हो, ये मैं बाद में बताता, बट चलो अभी अभी रिपीट कर रहा हूँ. या फिर आपको ये एक मिलेगा केस स्टडी के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपको मिल जाएगा. अब देखो, व्हेन डज द ट्रांजिट कम टू एन एंड, द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड अगर बायर या बेली गुड्स का डिलीवरी ले ले. देखो एक बार अगर गुड्स का डिलीवरी हो गया, ठीक है, एक बार गुड्स का अगर डिलीवरी हो गया तो उसके बाद में ट्रांजिट तो वैसे ही खत्म हो गया ना, द पोजेशन इज गॉन. इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट टू और राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स कब रहता है, व्हेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज विद द सेलर. एक बार पोजेशन चला गया तो फिर तो ये राइट अगेंस्ट द गुड्स आपका खत्म है कि नहीं. वो डॉन टू मूवी नहीं देखा, डॉन टू मूवी में नहीं देखते हो, बोले एक बार मिस्टर बर्लिन, वो क्या बर्लिन होता है, या एक बार वो अगर प्रेसिडेंट बन गए तो फिर उन तक पहुंचना मुश्किल ही हो जाएगा, रिमेंबर. खैर छोड़ो, एनीवे आप ये देखो, व्हेन द बायर और द बेली डिलीवर्स, बेली ऑब्टेन्स द डिलीवरी, तो जब उनको गुड्स का डिलीवरी मिल गया, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट खत्म. दूसरा, व्हेन द बायर ऑब्टेन्स द डिलीवरी, वापस से देखो क्रक्स क्या आ रहा है, व्हेन द बायर ऑब्टेन्स द डिलीवरी, लेकिन ये कहां पर उसको डिलीवरी मिल रहा है, बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट डेस्टिनेशन. मतलब देखो वैसे ये गुड्स कहाँ डिलीवर होना था, दिल्ली डिलीवर होना था, बट बायर ऐसे ही घूमते घूमते जयपुर आया था और उसने जयपुर में गुड्स का डिलीवरी ले लिया और बाद में वो हो गया इंसॉल्वेंट. तो क्या सेलर ये बोल सकता है कि नहीं गुड्स आप मुझे रिटर्न करो, आंसर इज नो. क्या सेलर ये बोल सकता है नहीं गुड्स तो दिल्ली में डिलीवर होना था, मतलब जयपुर में तो वो अभी भी ट्रांजिट में ही था, तो व्हाई एंड हाउ यू कैन से द ट्रांजिट हैज एंडेड, दैट्स बिकॉज द बायर हैज ऑब्टेन्ड द डिलीवरी. तो अगर आप थंब रूल समझ लो तो थंब रूल क्या है, बायर के पास गुड्स पहुंच चुका है, जैसे ही बायर के पास गुड्स पहुंच चुका है, सेलर का जो राइट है, ठीक है, वो वहीं पर ही क्या हो जाता है, एंड हो जाता है. आप बताओ इज दिस क्लियर. ओके, अब देखिए, वेयर द कैरियर और द अदर बेली acknowledges the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded,
on the ship unless the seller has a right to disposal of the goods. Remember constructive delivery? Remember constructive delivery? Constructive delivery में क्या होता है? तो गुड्स आर विद द थर्ड पार्टी, यस और नो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में यही होता है, गुड्स आर द पोजेशन ऑफ द गुड्स आर विद द थर्ड पार्टी, बायर गेट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, है कि नहीं? और जैसे ही वो होता है हम क्या बोलते हैं, गुड्स आर डिलीवर्ड, यस और नो? तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? यहाँ पर थर्ड पार्टी है कैरियर या बेली। वो क्या कर देते हैं, वो अक्नॉलेज कर देते हैं बायर को कि देख भाई, तेरे जो गुड्स है वो मेरे पास है, मेरे जो ट्रक है या शिप है, एयरक्राफ्ट है, जो भी है वहां पर ऑलरेडी लोड हो चुका है। तो हम वहां पर मान लेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बट देर इज अ कैच इन दिस, एंड व्हाट इज द कैच? बोला अगर सेलर राइट रखता है, रिजर्व करके रखता है द राइट टू डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, तो इवन दो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ, क्या ये आपको समझा? क्या ये आपको समझा? ट्रांसपोर्ट वाला है वो बायर को कॉल करके बोल देता है कि देखो आपका गुड्स मेरे पास है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, द गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड, देयर इज नो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन अगर जो सेलर है उसके पास अभी भी राइट है कि वो इन गुड्स को डिस्पोजल, जो राइट टू डिस्पोजल है वो अभी भी उसने अपने पास रखा हुआ है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? इन दिस केस हम बोलेंगे कि नहीं, गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। इज दिस क्लियर? ओके। यहां पर अब क्या होता है, देखो, व्हेन द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो बायर है उसके पास गुड्स पहुंच गए, लेकिन जो कैरियर है वो जानबूझ के गुड्स नहीं दे रहा या गलत तरीके से गुड्स डिलीवरी करने को मना कर रहा है। तो आप सोचो, जब राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज होगा और बायर जब कोर्ट में जाके केस फाइल करेगा, तो बायर क्या बोलेगा, ये गुड्स मेरे पास आ गए थे। रिमेंबर, डिलीवरी इज वॉलेंटरी ट्रांसफर, याद आ रहा है? तो सर ये गुड्स मेरे पास डिलीवर हो गए थे, मेरा इनके ऊपर हक आ गया था, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ये जानबूझ के गुड्स का डिलीवरी मेरे को नहीं दे रहा था, जिससे कि क्या हो, ये राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सके, ये ऐसा दिखाए कि गुड्स अभी तक डिलीवर हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपका एंड हो जाएगा। इट्स एज गुड एज, एक और एग्जाम्पल लो, गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी है, ठीक है, और मैं उसको बोल रहा हूँ चलो आप गुड्स को ऊपर आके डिलीवर कर दो, वो बोल रहा है मैं आता हूँ मैं आता हूँ, वो नहीं, हाँ ना ऐसे कर रहा है, और फिर वो ट्रक लेके वापस चला गया। तो मैं क्या बोलूंगा, गलत बात, गुड्स डिलीवर हो गए थे, पोजेशन मुझे मिल गया था, लेकिन फिर वो आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसने बदमाशी करी और वो यहाँ से ट्रक वापस ले गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, द गुड्स वर डिलीवर्ड, देयरफॉर द सेलर डू नॉट हैव एनी राइट टू स्टॉपेज इन transit। Is this clear? Next आता है, when the goods are delivered to the carrier which is hired by the buyer। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर इन दोनों में आप देखोगे क्या डिफरेंस है? यहाँ पर कैरियर किसका है? कैरियर सेलर का है, लेकिन वो बायर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वहां पर ये एक पॉइंट आ सकता है कि सेलर के पास राइट टू डिस्पोजल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया कि ये जो गुड्स है, इट इज एज लाइक दिस, द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बेली। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या बन जाएगा, बेली बन जाएगा। द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द हायरर, कैरियर विच इज हायर्ड बाय द बायर। तो फिर एक तरीके से हम क्या मानेंगे, गुड्स बायर को ऑलरेडी मिल चुका है, एंड द ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड। गाइस, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप गुड्स का पार्ट डिलीवरी कर दिए, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग
द बैलेंस गुड्स इन डिलीवरी, या बैलेंस गुड्स अभी भी ट्रांसमिशन में है, तो जैसे ही पार्ट डिलीवरी आपने कर दिया, देयर विल बी एन एंड टू द ट्रांजिट फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो विच आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, विच आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सपोज करो मुंबई से 100 केजी शुगर केन ट्रांसफर होना था दिल्ली, ठीक है। अभी दो ट्रक में ट्रांसफर किया, एक में 50 केजी और एक में लेट्स से 40 केजी और एक छोटे टेम्पो में 10 केजी। ये 50 केजी डिलीवर हो चुका है, ये 40 और ये 10 वाला अभी भी रास्ते में है, तो हम क्या मानेंगे कि पूरा का पूरा, जैसे ये 50 डिलीवर हुआ, हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा 100 केजी डिलीवर हो गया। हाँ, लेकिन अभी 50 डिलीवर हुआ है, ये बैलेंस 50 अगले महीने डिलीवर होगा, तो सिर्फ इसी का डिलीवरी माना जाएगा, इनका डिलीवरी नहीं माना जाएगा। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है। यहाँ पर क्या आ गया, गुड्स आपने क्या कर दिया है, डिलीवर किया है। किसको डिलीवर किया है? एक शिप के कैप्टन को, और वो शिप जो है दैट इज चार्टर्ड बाय द बायर। तो बात तो एक ही हो गया ना, कैरियर या तो आप ट्रक वाले को गुड्स दे दो, जो कि ट्रक किसका है, बायर का है, या बायर ने उसको हायर किया है। और आप फ्लाइट को हायर नहीं करते, हम हमेशा क्या बोलते हैं, मैं चार्टर्ड प्लेन लेके आ रहा हूँ, राइट। रिलायंस और का आप यही बोलते हो ना, चार्टर्ड प्लेन लेके आ रहा हूँ। तो वो वहां पर ऐसा नहीं बोलते कि मैंने ट्रेन को हायर किया, ये प्लेन को हायर किया है। वो क्या बोलेंगे, मैंने चार्टर प्लेन बुक किया है। तो ये जो शिप है विच इज चार्टर्ड बाय द बायर, द गुड्स आर ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड, एंड एज सून एज द गुड्स आर डिलीवर्ड द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब ये इस तीनों सेक्शंस का आपको एनालिसिस दिया है कि राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब कर सकते हो, जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो सेलर अनपेड होना चाहिए, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द possession of the goods, which means the goods are still in transit, the buyer has become insolvent, and the right is subject to the provisions of section 50। तो section 50 जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि they are still in the course of transit and it can be retained until the price is tendered। आप बताओ ये क्लियर हुआ? राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट क्लियर हुआ आपको? राइट, एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। कल मेरे से किसी ने, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये मेरे को आप एबीसी एनालिसिस करके बताओ कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा मीडियम इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई एबीसी एनालिसिस मेरे पास है नहीं लॉ का, अभी तक मैंने उस स्टूडेंट को रिप्लाई किया नहीं है। बट अगर मैं आपको बताऊं ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, हाँ उनमें से कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो मैं आपको बोलता हूं मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। और इम्पॉर्टेंट जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ तो वो मैं ऐसा बताता हूँ कि इसमें देखो दो तरह का टॉपिक होता है। सी आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछे अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी आप उसमें कुछ भी फेंक कर आंसर आ सकते हो, है कि नहीं? अगर कल को कोई सोशल अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि नहीं? कल को CUFM के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आराम से आंसर लिख सकते हो। हालांकि फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बट देन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसके आंसर में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब आपको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सीधा सा पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें इतना आड़ा टेढ़ा पॉइंट्स आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आड़ा टेढ़ा पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये इस तरह से रूट रहता है, तो सीधा रास्ता नहीं रहता, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इन वाले टॉपिक्स को मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको आप एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप एग्जाम में अगर पढ़ के नहीं भी गए, और ऑफकोर्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है, और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी आप उसका आंसर अच्छे से कर दोगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बेसिकली आपको पता होना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला है,
ये वाला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शायद 3 या 4 बार आप इसको पढ़ोगे तो आप भी मेरी तरह इस एक अंडरस्टैंडिंग एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या रहता है कि राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कब चला जाएगा, व्हेन बायर रिसीव्स द गुड्स। ठीक है, व्हेन बायर रिसीव्स द गुड्स। अब कैसे रिसीव करता है, आइदर द बायर रिसीव्स द गुड्स हरसेल्फ, और यू कैन से the buyer receives the goods through the बेली, उसके बेली को मिल गया, या फिर buyer receives the goods through the carrier। ओके, और ये गुड्स उसको कहां पर डिलीवर हो सकता है, आइदर बेसिकली these goods are delivered at any place, कहीं पर भी हो, चाहे डेस्टिनेशन हो चाहे इन ट्रांसिट हो, कहीं पर भी हो, गुड्स शुड बी रिसीव्ड बाय द बायर। तो फिर यहाँ पर काम खत्म हो गया। अगर हम बात करते हैं कैरियर का, तो आप देखो कैरियर के केस में राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांसिट कब खत्म हो जाता है, कैरियर के केस में राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांसिट खत्म होता है व्हेन द कैरियर इज ऑफ द बायर, एंड इफ द कैरियर इज ऑफ सेलर, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा फर्दर राइट टू डिस्पोजल किसके पास है। ये जो राइट टू डिस्पोजल है ये किसके पास है, राइट टू डिस्पोजल इज विद द बायर, और द राइट टू डिस्पोजल इज विद द सेलर। इफ द राइट टू डिस्पोजल इज विद द सेलर, तो यहाँ पर अभी भी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया, यहाँ पर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट अभी भी है। आप बताओ, डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो ये ऐसा क्रक्स अगर आपको याद हो गया, तो जो भी आपको ऐसा ना टॉपिक लगता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोशिश करो इस तरह से आप चार्टिंग बना लो। अगर आपने इस तरह से करके चार्टिंग बना लिया तो आपको ब्रॉड पॉइंट्स याद हो जाएगा। फिर इन ब्रॉड पॉइंट्स को आपको सिर्फ एग्जाम में जाके लिखना है, तो लिखने में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट क्या मैं एग्जाम में आंसर इस तरह से प्रेजेंट करूंगा और मैं एग्जामिनर को बोलूंगा अभी तू खुद समझ ले? आंसर इज नो। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 ऐसे करके लिखोगे। लेकिन आप क्या करोगे, ये तरीके से अगर आपको याद रहता है तो आप काफी अच्छे से आंसर को समझ सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता था, मैं इस तरह से पॉइंट्स भी लिख लेता था और फिर ये चार्ट भी बना देता था। मतलब कई जगह मैं इस तरह से चार्ट भी बना देता था। इससे क्या होता था कि मैं इंश्योर हो जाता था कि कोई पॉइंट्स मैं मिस आउट नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते या 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, उनके अंदर मैं ये काम करता था, मैं चार्ट भी बना देता था और ये बुलेट पॉइंट्स भी लिख के आ जाता था। तो इससे बेसिकली आई यूज टू इंश्योर कि मैंने हर तरीके से पूरा आंसर कंप्लीट किया। एंड दूसरा, ये चार्ट और सब बनाने से मतलब मेरे एक साइकोलॉजी का कि पेजेस भरने चाहिए, पेजेस अगर भरे हुए तो अच्छा है। हालांकि अब रियलाइज होता है कि दैट वाज सो स्टूपिड एंड इमेच्योर ऑफ मी, नंबर ऑफ पेजेस से कोई फर्क, वैसे फर्क नहीं पड़ता, आपका कंटेंट पे फर्क पड़ता है। तो मेरा कंटेंट इस तरह से, तो आप अगर पेजेस भरने के वाले कैटेगरी में हो मेरी तरह, तो ध्यान रखना है रेलेवेंट पेजेस भरना। अब इसमें जब मैं ये चार्ट बना रहा हूँ तो ये रेलेवेंट पेज ही भर रहा हूँ। मैं और पेजेस भरने के लिए क्या करता था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लिखता था। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम। ध्यान रखना, मैं राइटिंग में बहुत प्रैक्टिस करता था। मेरा हर चीज, हर एक सब्जेक्ट को मैं राइटिंग में प्रैक्टिस करता था। इसलिए एग्जाम में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का मेरे को थोड़ा सा लिबर्टी होता था। क्यों लिबर्टी होता था? क्योंकि मुझे पता था कब क्या कहाँ कैसे लिखना है। आप सीधा एग्जाम में ये काम मत करना। सो डू ऑल दीज थिंग्स इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट वेल इन द होम। ओके, अदरवाइज अगर आप देखो सीधा सीधा ऐसे पॉइंट फॉर्म में भी आप लिखोगे तो चलेगा, और घर पे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में भी आप नोट्स बना लो, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा इजी होगा एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट बेटर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हाउ द राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट इज अफेक्टेड। सिंपल सी बात है, आप जाके गुड्स को वापस से ले लो या फिर
आप जो ट्रांसपोर्टर है उसको फोन करके बोल दो कि गुड्स को डिलीवर ना करे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि डिलीवर ना करे तो उन गुड्स का क्या करे, बोला उन गुड्स को वापस से सेलर को लाके दे दो। खर्चा कौन उठाएगा? द एक्सपेंसेस ऑफ सच री डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर। ओके, तो ये पॉइंट है। तो राइट टू लियन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो, राइट टू लियन की अगर हम बात करते हैं तो गुड्स अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या हो गया? गुड्स का पोजेशन अभी भी सेलर के पास नहीं है, वो रास्ते में है एंड ही इज गोइंग टू रीगेन। सो इन केस ऑफ राइट टू लियन, in case of right to lien, the possession is retained, but in case of right to stoppage in transit, the right to possession is regained। ये आ रहा है आपको समझ में गाइस? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लियन में आप रिटेन कर रहे हो, रिटेन करना मतलब अपने पास ही रखना, और रीगेन करना मतलब वापस से अपनी कस्टडी में उसको लेकर आना। अभी हम क्या बोलेंगे? तालिबान हैज रिटेन्ड और तालिबान हैज रीगेन्ड अफगानिस्तान। रीगेन्ड, रीगेन्ड मतलब उनके पास से तालिबान एक बार चला, मतलब अफगानिस्तान एक बार चला गया था, उन्होंने वो वापस ले लिया। और लियन के अंदर हम क्या बोलेंगे? वी हैव रिटेन्ड द पोजेशन। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, फिर देखिए, द सेलर शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। अगर आपको राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करना है, द सेलर शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, अगर आपको लियन करना है तो। लेकिन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के अंदर पोजेशन किसके पास है? द पोजेशन इज विद द कैरियर, है कि नहीं, या थर्ड पर्सन। सो इन केस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो गुड्स का पोजेशन है, द पोजेशन इज विद द, ये देखो, द पोजेशन इज विद द कैरियर। आप बताओ, इज दिस क्लियर? और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो बायर है, बायर हैज नॉट अक्वायर्ड द पोजेशन। तो अगर कैरियर है, कैरियर किसका है? कैरियर इज ऑफ द सेलर। ओके, फिर देखिए, राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। हाँ या ना? अगर मुझे राइट टू लियन करना है तो मुझे ये नहीं देखना कि बायर इंसॉल्वेंट है या नहीं है, मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा? मेरे को पैसा नहीं मिला और मैं राइट टू इंसॉल्वेंसी, मतलब मैं लियन एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट आप कब कर पाओगे? स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कर पाओगे जब बायर क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। सो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये कब इम्पैक्ट हो सकता है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है व्हेन, कब हो सकता है? यस, व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट। सो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये होगा व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट, बायर हैज टू बी इंसॉल्वेंट। ओके, फिर आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट टू लियन एंड्स। ऑफ कोर्स सा बात है कि देखो, आपके पास राइट टू लियन था लेकिन आपने गुड्स दे दिया ट्रांसपोर्टर को, और अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया तो अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन ओनली एक्सरसाइज राइट टू लियन। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल, राइट? चलिए, अब देखो, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। अब इसका पूरा बैकग्राउंड आप एक बार समझ लो। इसका बैकग्राउंड अगर आप समझोगे तो आपको ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सी, टेक इट लाइक दिस। ए इज द सेलर, सेलर ने
गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स है लेट्स से कार। ठीक है, ऐसे लग रहा है चूहे को पहिया बना दिया, बट ठीक है, ये कार है। ठीक है, दिस इज बीइंग सोल्ड टू बी, हु इज द बायर, एंड these goods are sold on credit। 3 महीने का क्रेडिट दे दिया। अभी 3 महीने का टाइम हो चुका है और पेमेंट इसने नहीं किया, तो सिंस पेमेंट नहीं किया, ये जो सेलर है ये अभी क्या है? ही इज अ अनपेड सेलर। अच्छा, इन द मीन टाइम ये जो बायर है, बायर ने इस गुड्स को प्लेज कर दिया या इस गुड्स को रीसेल कर दिया। किसको? सी को, हु इज अ बोनाफाइड बायर। अब ये जो पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा पूरा डिस्कशन है व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेटस ऑफ सी। कैन ही रिटेन द गुड्स और नॉट? पुरख्वा जुस्टिफिए, आपको बताना है ऐसा क्यों, कब, क्या, कैसे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपको सिचुएशन समझ में आ गया? सी गुड्स को रिटेन कर सकता है। ओके, ओके, चलो तो इसका आप लो स्क्रीनशॉट। डन। चलिए, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं इसके स्टेटस के बारे में। तो देखो यहां आपको क्या दिख रहा है? द राइट टू लियन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट is not affected by the buyer selling or pledging the goods under unless the seller has assented to it। मतलब अगर सेलर ने खुद ही असेंट दे दिया था बायर को कि हाँ भाई तू गुड्स को बेच दे, हाँ भाई तू गुड्स को प्लेज कर ले, तो बात अलग है। अदरवाइज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू लियन दोनों किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? और इसका सिंपल रीजन क्या है? अगेन, द सेकेंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन अ बेटर पोजिशन देन द सेलर। मतलब जो फर्स्ट बायर है, जो फर्स्ट बायर है, उसी के पास अभी राइट नहीं है गुड्स के पोजेशन का, तो किसी और को वो कैसे ये राइट दे सकता है कि तुम गुड्स को होल्ड कर लो? अरे समझा? अच्छा, अब देखो
The right to stoppage is defeated if the buyer has transferred the document of the title or pledges the goods to a sub buyer in good faith for the consideration. तो अगर गुड्स ट्रांजिट में है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना गुड्स ट्रांजिट में है। अच्छा, गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो सेलर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कब लगा सकता है? देखो, इस वाले के लिए मैं फिर से आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना इसके लिए। हम सेम वही एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। आप ये देखो, ए फ्रॉम मुंबई, ओके, इसने गुड्स बेचा टू बी इन न्यू दिल्ली। मुझे बताओ, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? गुड्स निकल चुका है, रास्ते में है, बट व्हाट इज द कंडीशन स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने के लिए? ऑफ कोर्स, जब वो बीच में रहेगा, गुड्स यहां पर है, गुड्स इस वक्त यहां पर है, दिल्ली और मुंबई के बीच में क्या आता है? लेट्स से उदयपुर। गुड्स अभी फिलहाल उदयपुर में है, ट्रक वाला उदयपुर के ढाबे पे खाना खा रहा है। आप बताओ, क्या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट लगने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? अभी देखो, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। ए इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ए इज अ अनपेड सेलर, ठीक है। बी जब तक इंसॉल्वेंट नहीं होगा तब तक स्टॉपेज एंड ट्रांजिट नहीं लग सकता। सब अग्री करते हो इस बात को? अच्छा, अब जब ये गुड्स उदयपुर में था, ठीक है, व्हेन द गुड्स वर इन उदयपुर, हियर बी सोल्ड द गुड्स टू सी, and when B sold goods to C, at that time दो चीजें थी। एक तो क्या, B was solvent, और दूसरा C is a bona fide buyer। अब मुझे बताओ, क्या राइट टू रीसेल या राइट टू अगेन रीगेन द पोजेशन ऐसा किया जा सकता है या नहीं? आप माहौल को समझ रहे हो पूरा? एक बार आप सबके पास मॉड्यूल होगा ना, राइट? तो उस मॉड्यूल के अंदर एक बार आप इस पॉइंट को पढ़ो, एक बार आप इस पॉइंट को दोबारा पढ़ो। मैं चाहता हूं इस पॉइंट को आप दोबारा से पढ़ो। The right to stoppage in transit is defeated if the buyer has transferred the documents of the title or pledged the goods to a sub buyer in good faith for consideration। आ रहा है अब आपको ये समझ में? अगर ये सिचुएशन हो गया, now A cannot exercise stoppage in transit। इस सिचुएशन के अंदर A cannot exercise stoppage in transit even though goods is in transit। अरे बताओ, समझा? आया समझ में? अब इसके बाद ट्रक जा भी रहा है, रास्ते में भी है, तो भी यहाँ पर वो राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट नहीं कर पाएगा। तो हियर मैं लिखता हूं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। बताइए, इज दिस क्लियर?
ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि ये आप कहीं पर नोट्स बना के या पोस्ट इट में डाल के लिख सको। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? देखो, A sold certain goods to B of Mumbai and the goods are handed over to the railway for transmission. In the meantime, B sold these goods to C for consideration. B has now become insolvent. Now A can still exercise, यहाँ पर देखो, A can still exercise his right to stoppage in transit. लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। एक तो क्या, when the seller has assented the sale or mortgage or other disposition of the goods, then in that case he cannot exercise. और दूसरा आपके पास क्या है, जब यहाँ पर आपको भेजा गया था कि सामने वाले को इट्स अ बोनाफाइड, जो बोनाफाइड था वो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो देखो, जैसे ए entered into a contract to sell carton in possession to a wharfinger, wharfinger मतलब transporter, ठीक है, carrier, to be, and agreed to be that the price will be paid to A from the sale proceeds which is recovered from his customer. Now B have sold the goods to C. C duly paid the amount to B, but anyhow B failed to make the payment to A. Now A want to exercise right to lien for the goods which are ordered the Wolfinger and not make delivery to C. तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि सेलर ने खुद अपना असेंट दिया था रीसेल का to the goods to the buyer and to the sub buyer, and therefore A's right to lien is defeated. ध्यान रखना, ये आपका बन सकता है एग्जाम क्वेश्चन। फिर आप देखिए, when a document of the title has been transferred to the buyer and the buyer transfers the document to a person who has brought goods in good faith for a value for the price, then again यहाँ पर जो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है दैट इज डिफीटेड। ओके, तो ये पॉइंट आता है। फिर देखिए, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? सो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसाइंडेड। ध्यान रखना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, इसका मतलब the goods are, मतलब the contract is not rescinded. Okay, if the goods are stopped in transit, the contract is not rescinded, the contract is still alive. जैसे ही बायर पेमेंट कर देगा, गुड्स का डिलीवरी उसको वापस से हो जाएगा। रिमेंबर, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसा ही था ना, कि अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। याद आ रहा है? क्योंकि वो जो दूसरा वाला पार्टी है उसके पास अभी भी राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, जिंदा रखे जब तक एक्चुअल ब्रीच नहीं होता। यहाँ पर भी वही है, व्हेन द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसाइंडेड। ठीक है, इट इज जस्ट दैट द बायर कैन स्टिल आस्क फॉर डिलीवरी अपॉन द पेमेंट ऑफ द प्राइस। हाँ, अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद में गुड्स रीसेल हो गया तो फिर खत्म, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रीसेल करने के लिए आपको वहां पर उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब आता है राइट टू रीसेल। तो राइट टू रीसेल के अंदर क्या रहेगा, चाहे स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो चाहे लियन हो, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है तो बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड। पर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बायर को नोटिस देना पड़ेगा और एक रीजनेबल टाइम आपको उसको देना पड़ेगा, पे करो। देखो, ऐसा नहीं कर सकते वी गिव यू नोटिस और नोटिस देने के बाद हम बोले चलो आपको पेमेंट करना है अगले 30 सेकंड में, 1 2 3 29 30, चलो गुड्स आर रीसोल्ड। ऐसा नहीं, यू हैव टू गिव अ रीजनेबल टाइम टू पे। अब अगर वो रीजनेबल टाइम में पे नहीं करता, लेट्स से आप उसको 1 वीक का टाइम देते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप ऑलरेडी कितना टाइम से वेट कर रहे थे। सपोज किसी ने अगर ऑलरेडी 3 महीने का क्रेडिट दिया हुआ है, उसके बाद 1 महीना और बीत गया, तो वो क्या बोलेगा, आई विल गिव यू ओनली 48 आवर्स। सपोज करो किसी ने 1 महीने का क्रेडिट दिया, तो वो हो सकता है आपको 10 दिन का टाइम दे दे। अकॉर्डिंगली जो भी टाइम रहेगा, यू हैव टू गिव अ रीजनेबल टाइम। और उस रीजनेबल टाइम के अंदर अगर पेमेंट नहीं आता
तो सेलर यहाँ पे गुड्स को दोबारा से बेच देगा। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर लॉस हुआ तो रिकवर करेंगे, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो बायर से रिकवर किया जाएगा, और अगर गेन हो गया तो सेलर अपने पास ही रखेगा। इज दिस क्लियर? रिमेंबर, ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था। यस और नो? ओके, तो ये वाला पॉइंट होता है। ये देखो, द सेलर can recover the damages and he can also retain the profits only when the goods are resold after giving the notice to the buyer. Okay? और अगर ये देखो, if the goods are resold by the seller without giving any notice to the buyer, the seller cannot recover any loss on resale. आप बताओ, is this clear? And moreover, if there is any profit on the resale, he must return it to the original buyer. He cannot keep a surplus with him. ये पॉइंट ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब समझ रहे हो, है कि नहीं? ओके, फिर देखिए, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स। तो जो ओरिजिनल बायर है उसके पास कोई राइट नहीं होता, और जो सब्सिक्वेंट बायर है वो सब्सिक्वेंट बायर को क्या मिल जाएगा? गुड टाइटल। ये ध्यान रखना, द सब्सिक्वेंट बायर अक्वायर्स अ गुड टाइटल। पहला पॉइंट तो ये। Then a resale by the seller where the right to resale is expressly reserved in the contract for the sale। तो अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि रीसेल के लिए आपको ये कंडीशंस को ऐसे फुलफिल करना होगा। तो अगर आपने रिजर्व करके रखा है, सो इफ द सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व्ड हिज राइट टू रीसेल, he may resell the goods as soon as the buyer defaults even without giving the notice। And when the property of the goods has not passed to the buyer, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? गुड्स का विद होल्ड भी कर सकता है डिलीवरी। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो हम बात कर रहे हैं ओनरशिप का, ओनरशिप का। तो ध्यान रखना, राइट टू विदहोल्ड द डिलीवरी को क्वासाई लियन भी बोलते हैं। क्यों क्वासाई लियन बोलते हैं? बिकॉज एक तरीके से ये लियन जैसा ही हो गया कि आप विदहोल्ड करके रख रहे हो डिलीवरी को। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, अब आ जाता है राइट ऑफ अ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब यहाँ पर क्या हो चुका है? गुड्स ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे बायर के ऊपर। तो बायर के ऊपर सबसे पहले क्या होगा? राइट फॉर द सूट ऑफ प्राइस, ठीक है। तो वो डिलीवरी गया, गुड्स का डिलीवरी हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो बायर, देखो सूट फॉर प्राइस कब कर सकते हो? जब जो बायर है, द बायर wrongfully neglects और refuses to pay for the goods। वो बेचारा जानबूझ के पेमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा। तो या फिर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द बायर wrongfully neglects to pay, the seller may sue for him although the property has passed on or not passed on। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के आप ये देखो, चाहे प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ या प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ, बायर अगर wrongfully निग्लेक्ट कर देता है गुड्स को डिलीवर करने मतलब एक्सेप्ट करने से, तो यहाँ पर सूट फॉर प्राइस जा सकता है। इसका क्लासिक एग्जांपल, आपने स्विगी से ऑर्डर डिलीवरी किया, कैश ऑन डिलीवरी किया, अब आप गुड्स को मना कर देते हो, तो स्विगी वाला आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है और आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा सूट फॉर डैमेजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डैमेजेस वहां पर आपके नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से जो डैमेजेस उसको हुआ है, वो उस अमाउंट को भी वहां पर रिकवर कर सकता है। द सेलर may sue him for the damages for the non acceptance। इसके अलावा रेप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। तो अगर सपोज करो जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है बिफोर द ड्यू डेट, तो सेलर उसको क्या कर, ये बेसिकली एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया। दिस इज जस्ट लाइक द एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे, यू नीड नॉट वेट टिल, अच्छा देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सूट फॉर इंटरेस्ट भी आप वहां पर चार्ज कर सकते हो कि देखो यहाँ पर लेट पेमेंट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको लेट पेमेंट मिलता है तो उस लेट पेमेंट के लिए आप यहाँ पे
इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। आप बताओ, करेक्ट। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज कब कर सकते हो? देखो, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स सो, और दूसरा आप ये कब कर सकते हो? अगर आपको कोर्ट अलाउ करता है या कोर्ट अवार्ड्स। ओनली इन दीज टू केसेस यू कैन डू दिस। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब आ जाता है रेमेडीज अगेंस्ट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। अब पूरा केस उल्टा हो गया, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।